नमस्कार दर्शकों, विद्यार्थियों, मित्रों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। ये आपको अवगत हैं, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त करने के बाद अब मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करना स्टार्ट कर दिया। 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और लगभग आप इस्लाम धर्म के बारे में और उनके लेखकों के बारे में और अरबों के आक्रमणों के बारे में लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तुर्कों का। मेन चैप्टर यही होता है हिंदुस्तान के इतिहास में, जो तुर्की आक्रमण होते हैं यही मेन रोल प्ले करते हैं। बाकी मैंने अरबों के बारे में बताया भी था आपको, इन्होंने आक्रमण तो किया और जीता भी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पास कुछ खास ये लोग अपनी सत्ता को स्थायित्व नहीं प्रदान कर पाते हैं और धीरे धीरे समाप्ति की ओर इनका शासन चला जाता है। लेकिन उसके बाद जब तुर्क आते हैं वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड पर यानी कहा जाए टिकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के बारे में स्टार्ट करेंगे, गजनवी वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद गौरी वंश पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले गजनवी वंश की पूरी स्टार्टिंग से लेंगे, कैसे स्टार्ट हो रहा था, कैसे तुर्क भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, क्या कारण होते हैं, सभी पॉइंट पे एक पूरे कहा जाए सीरियल बाइज चलेंगे। एक से दूसरी चीज एक पूरा इक्वेशन बनाते हुए सब कुछ चीज़ों को बांधते हुए चलेंगे। आपको पूरा एक कंक्लूजन जब चैप्टर खत्म होगा तो एक कंक्लूजन के रूप में कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एंशिएंट हिस्ट्री इनका टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ। हो सकता है आज थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्ब हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। आज मैं कोशिश करूँगा तेज़ बोलूँ तो आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी का गजनवी वंश। लेकिन देखिए, उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना जरूरी है। भारत में जब इस्लाम की शुरुआत हुई, ठीक, तो वो किससे कौन लाया? अरब लाए, ठीक। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अरब आते हैं, अरबी लोग आते हैं और मोहम्मद बिन कासिम के रूप में अटैक होता है। सब लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और एक सत्ता स्थापित करते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के बाद कुछ खास वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन देखिए, मोहम्मद कासिम का ना तो मेन उद्देश्य इस्लाम प्रचार था और ना ही कोई वहाँ पे सत्ता जीतना था। देखिए, उद्देश्य क्लियरली मैंने डिफाइन किया। मोहम्मद बिन कासिम का मेन उद्देश्य था बदला लेना, जाहिर से, ठीक। ना तो उसका प्रचार मेन उद्देश्य था और ना ही उद्देश्य था भारत को अपनी सत्ता स्थापित करना। अब इसके बाद आते हैं तुर्की आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। तुर्की थे कौन? अब देखिए, तुर्की इस्लाम धर्म में एक नवीन, मतलब नए पार्टिसिपेट आए हैं, नए कैंडिडेट्स आए हैं। तो कहा जाए, कई राइटर्स ने लिखा है कि ये थोड़े धर्मांध टाइप के थे, ठीक। धर्मांध वर्ड याद रखिएगा, धर्मांध, बिगट टाइप के थे, ठीक है। और इनका एक मोटिव था कि इस्लाम की पहचान इन्हीं से हो। एक कहा जाए समरी के तौर में कहा जाए, इस्लाम का प्रचार इन्हीं से हो। तो ये इस्लाम की लोकप्रियता में कुछ भी करने को तैयार थे। इस्लाम को वर्ल्ड स्तर पे विस्तृत करने के चक्कर में ये कुछ भी सब कुछ इस्लाम के एक्सपेंडेशन में ये सभी क्षेत्र को जीतना चाहते थे। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं एक सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ अभी देखिए, बहुत इनके जब मोहम्मद गजनवी के मैं उद्देश्यों पे चर्चा करूँगा तो समरी इसकी निकल के आएगी। अभी सिर्फ तुर्कों का क्या मेन मोटिव क्या है? ये सिर्फ अपने आप को इस्लाम में लोकप्रियता, पॉपुलरिटी देने के लिए काफ़ी धर्मांधता का गुण अपना रहे हैं, ठीक। प्रसारवादी नीति जैसे बोल सकते हैं। अब ये मैंने तुर्कों का अरब का भी परिचय दे दिया और ये तुर्कों का भी परिचय दे दिया। अरब पहले इस्लाम के स्टार्ट, नए पार्टिसिपेंट्स थे तुर्क, ठीक। अब देखिए, लोकप्रियता बढ़ाने चक्कर, अब ये देखिए, तुर्कों का मेन रोल था, भारत में अटैक हुआ। अब इस समय भारत में क्या चल रहा था, यहाँ भारत को भी देख ले, एक पार्टी ये थी, दूसरी पार्टी कौन थी, ये भारत में क्या स्थिति थी? भारत की वही चिर परिचित स्थिति थी। हर कोई अपनी नई दुकान खोले बैठा है। ऐसी बात नहीं है, इस समय भारत में ये सेंटेंस कदाचित गलत है पूरी तरह से कि भारत में शक्तिशाली राजाओं का अभाव था, ये योग्य शासकों का अभाव तो बिल्कुल नहीं था।
चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश, सब एक से बढ़ के एक तुर्रम खान थे, है ना। तुर्रम खान मतलब कि एक से बढ़ के एक योद्धा थे, एक से बड़े शासक थे, लेकिन इनकी कमी क्या थी? यूनिटी कमी थी, ये एक नहीं हो रही थी। जैसे चंदेल, जैसे प्रतिहार वंश उनसे राष्ट्रकूटों से लड़ रहा है, दक्षिण में चालुक्य वंश चोलों से लड़ रहे हैं, तो ये आपस ही में लड़ रहे हैं। जब ये आपस में इतना लड़ रहे थे तो इनको ना तो तुर्कों के आक्रमण का पता चलता है, ना तो विदेशी आक्रमणों को पता चला, ठीक है, और ना ही इनकी तुर्कों की विस्तारवादी नीति का पता चला। जो इनकी विस्तारवादी नीति थी तुर्कों की, प्रसारवादी बोल सकते हैं, प्रसारवादी नीति थी, ठीक है, तुर्कों की, इस पर ये अनभिज्ञ थे। तो दोनों बिल्लियां आपस में लड़ती नहीं, वो बंदर आके खाना ले गया। इसी बात की ऐसी स्थिति थी, हर कोई अपनी दुकान खोले बैठा है, ना तो विदेशी आंकड़ों के बारे में किसी ने चर्चा कर रहा है और ना ही तुर्कों के बारे में कोई अनभिज्ञ, पूरी तरह से अनभिज्ञ। देखिए जिस तरह मैं आपको बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी कंक्लूजन समझ में आएगा। मेन क्वेश्चन आता है इसका कि महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस क्वेश्चन को मैं क्लियर बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा लास्ट में आके, ठीक है। अभी मैंने अरब की, तुर्की की और भारत की स्थिति क्लियर कर दी, ठीक। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे अरब का चैप्टर क्लोज हो चुका है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से कोई नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम का हमने चैप्टर लास्ट वीडियो में क्लोज कर दिया। अब हम लोग सिर्फ तुर्कों के और भारत की स्थिति पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, तो ठीक है, यहाँ से चप्पा परिचय होगा। अब देखते हैं तुर्क। अब तुर्कों में मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो में इस्लाम का उदय पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि जब एक खलीफा आए थे 10वीं शताब्दी के आसपास, उम्मयाद खलीफा आए थे, शायद हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, तो एक खलीफा आए थे, उनके टाइम में मैंने एक बताया था कि अब खलीफाओं की स्थिति दुर्बल हो रही है। अब जो है मुस्लिम संप्रदाय में या इस्लाम में आज़ाद सुल्तानों का जन्म होने लगा है। ऐसी बात नहीं कि खलीफा की बातें मानते नहीं थे या खलीफा को अंडरस्टिमेट करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने एक तरीके से काम करना पसंद करते थे। खलीफाओं के देखिए दोनों का मोटिव एक ही था, इस्लाम का प्रचार या इस्लाम का विस्तारवादी नीति, लेकिन सुल्तान कहीं ना कहीं अपने एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में, एक अलग एक्सिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कुल मिला के एक आज़ाद सुल्तान का प्रादुर्भाव होता है 10वीं शताब्दी में जब खलीफा कमज़ोर हो जाते हैं, खलीफा कहीं ना कहीं दुर्बल हो गए, ठीक, तो वहाँ एक आज़ाद सुल्तान का जन्म हुआ, आज़ाद सुल्तान का जन्म हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए इसके बीज कहाँ से पड़ता है, इसका बीज पड़ता है तुर्कों में ही, तुर्क में एक कहा जाए एक समानी वंश था, ठीक है, बुखारा के आसपास समानी वंश एक था, ठीक। अब सबका इतिहास पढ़ना जरूरी नहीं है ना, जिसके बाद जरूरी हो कि उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। समानी वंश, इसमें एक शासक था अब्दुल मलिक, पूरी स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ। अब्दुल मलिक, इसका एक गुलाम था, क्या नाम था इसका? अलप्तगीन गुलाम था, ठीक है। अब अलप्तदीन गुलाम था। 1962 के आसपास, ठीक, 1962 ईस्वी के आसपास ये अब्दुल मलिक की हो जाती है मृत्यु, इसकी हो गई मृत्यु। तो अब इसके शासन को चलाने के लिए उत्तराधिकारी होएगा, तो उत्तराधिकारी में 2 लोग आए। पहले तो अलप्तदीन का भाई आया, पुत्र नहीं आया था, भाई, और इसका चाचा, ठीक, दोनों आए, दोनों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। लेकिन जो अलप्तदीन था, जो इसका गुलाम था, ठीक है, एक तुर्की दास था, एक गुलाम था, तो इसने साथ दिया था चाचा का, ठीक, चाचा का साथ दिया था। अब इन दोनों की लड़ाई में भाई जाता है जीत, अलप्तदीन की अब परेशानी पड़ गई, क्योंकि साथ दिया था चाचा का, भाई जीत गया, भाई ने सत्ता ले ली है, तो ये अलप्तदीन को मारेगा जरूर, ठीक है। दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, तो इस थ्योरम पे समझ गया अलप्तदीन, इस भावी दंड से समझ गया था कि हाँ अब मेरा नंबर आएगा, ये मुझको जरूर मारेगा, इसका भाई अलप्तदीन को मारेगा जरूर। तो अलप्तदीन गया भाग कर कहाँ गया देखिएगा,
बिल्कुल समरी में बता रहा हूँ। अलप्तदीन भाग गया, अलप्तदीन भाग गया और कहाँ भाग गया? गजनी, गजनी भाग गया और गजनी में ही अपने एक नए वंश की शुरुआत करता है, गजनवी वंश। यही नींव पड़ी यहाँ पे, गजनवी वंश की शुरुआत करता है, ठीक है, जिसको कहीं कहीं यामनी वंश भी कहा गया है, यामनी वंश। ठीक, कभी भी कंफ्यूज मत होइए, गजनवी वंश और यामनी वंश दोनों एक ही हैं। और मोहम्मद गजनी कोई शासक नहीं है, मोहम्मद गजनवी शासन है, ठीक है। गजनी एक प्लेस का नाम है जो इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद गजनी, गजनी कोई जगह नहीं, गजनी किसी का नाम नहीं है। अब किसी ने मूवी देखी हो एक अलग बात है, लेकिन गजनी एक प्लेस का नाम है और गजनवी एक वंश का नाम है। महमूद गजनवी था, महमूद गजनी नहीं था, ठीक। कुछ स्टूडेंट बोला करते हैं कि महमूद गजनी, महमूद और मोहम्मद गजनी भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन उसका नाम था महमूद गजनवी, ठीक। इतना पकड़। अब देखिए अलप्तदीन ने यहाँ पर अपनी नींव डाल दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके अलप्तदीन के बारे में कुछ खास नहीं है। अलप्तदीन वो सुबुक्तदीन, इसके बाद जो सुबुक्तदीन आएगा उसके बाद कुछ खास नहीं है। तो अलप्तदीन के बाद जो सत्ता में आता है अलप्तदीन की, इसकी मृत्यु हो जाती है 1963 में। 1963 में इसकी मृत्यु हो जाती है अलप्तदीन की। तो इसके बाद इसका पुत्र बनता है, इसहाक नाम होता है, ठीक, जिसके बारे में ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसहाक पुत्र, और इसके बाद इसहाक को मार के इसका क्या नाम था? बशक्तदीन, बशक्तदीन, ठीक है, बशक्तदीन हो सकता है, ठीक है। ये इसका होता है सेनापति, ये शासन बनता है। और इसके बाद बनते हैं पीराई, ये इसका एक गुलाम होता है। सब एक दूसरे को मार मार के बनना है गुलाम, ठीक। ये सब सत्ता में बैठते हैं, लेकिन इसकी इनका कोई शासनकाल नहीं होता है। 1977 तक ये 14 साल में सबको बैठ बैठ के उतर जाते हैं सबको। लेकिन इसके बाद जो मेन आता है वो आता है सुबक्तगीन, सुबक्तगीन, ठीक। सुबक्तगीन 1977 ईस्वी में ये सत्ता में आया। ये कौन था? ये अलप्तदीन का दामाद और गुलाम दोनों था, दामाद भी था और गुलाम भी था। ये सत्ता में बैठ गया आके। इसके बाद क्या हुआ? सुबक्तगीन, इसी ने कुछ कहा गया इंडिया के, भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ मुंह मोड़ा। शुरुआत भी इसने की। अलप्तदीन ने तो सिर्फ गजनवी वंश की स्टार्टिंग की थी, इसने सुबक्तगीन ने कुछ कार्य किए जो भारत की तरफ आकर्षित हुआ। क्या किया? देखिए, जब ये सत्ता पर बैठा तो इसने आमिर उल आमरा की उपाधि धारण की थी, आमरा की उपाधि धारण की, और ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसने क्या किया? इसी की नीति थी विस्तारवादी नीति। तुर्क था, धर्मांध था, तो कौरवों से बात है, अपने राज्य को एक्सपेंशन देना था। तो इसने भारत की तरफ अटैक करने की कोशिश की और उत्तर भारत की तरफ आया, ठीक। रीज़न वही, रास्ता मैंने बताया सिर्फ सिंपल सा एक ही रास्ता है। देखिए, ऐसा जो शेप बन रहा था भारत का, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ऐसा जो शेप बना, सिर्फ एक ही रास्ता था, ये उत्तर पश्चिम, ठीक। उत्तर पश्चिमी के रास्ते से सभी आ रहे थे। मैंने कई बार बता चुका हूँ कि भारत में एंट्री लेने का यही एक रास्ता है। इस साइड हिमालय है, बंगाल खाड़ी और अरब सागर, कहीं से कोई नहीं आ सकता, ठीक। एक ही रास्ता है भारत में जो यहाँ से आ सकते हैं। तो क्या किया इसने भी यहाँ से अटैक किया और कई छोटे मोटे राज्यों को अपने अंडर में ले भी लिया, ठीक। कई छोटे मोटे राज्यों को अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक। अब जो बाहर का एक आदमी आया और हमारे क्षेत्र के राज्यों को कैप्चर कर रहा है, तो यहाँ पे जो इस एरिया में शासन था मुख्य रूप से हिंदू शाही वंश का था, ठीक। यहाँ पे जो शासन था वो हिंदू शाही वंश का था। याद रखिए, कई मनाव आने वाला है ये हिंदू शाही वंश। और यहाँ के एक शासक था, नाम था जयपाल। इसको ये बात सही नहीं लगी। जयपाल ने क्या किया, इस पर कर दिया अटैक। तो सुबुक्तगीन और जयपाल का युद्ध होता है।
जयपाल जीतने ही वाला होता है। बड़ी बहादुरी से इसने साथ सुबुक्तगीन का अगेंस्ट युद्ध किया, लेकिन जीतने वाला तो अचानक कहा जाए एक हिम वर्षा हो जाती है, उससे कहा जयपाल की सेना तितर बितर हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, उससे जयपाल मजबूर होता है संधि करने के लिए। अब संधि की भी एक अलग कहानी है, और जयपाल ने ट्रीटी कर लेती है, रिजल्ट आने पर ट्रीटी कर लेता है, जब मैंने ट्रीटी कर लिया मतलब संधि कर ली, ठीक राइट, तो ट्रीटी कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी की भी एक अलग कहानी है, अपने पुत्रों को उनके पास रखता है और कई पैसे देता है, मतलब धन भी देता है और राज्य भी दे देता है संधि के तौर पे, और ये भी कहा कि जब तक मैं पूरा पेमेंट ना कर दूँ तब तक इन लोगों को छोड़ा ना जाए, ऐसा कुछ था। उसके बारे में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ट्रीटी हो गई, लेकिन जब जयपाल को लगने लगा कि नुकसान हो गया ट्रांजेक्शन में हमको नुकसान हो गया, तो इसने क्या किया, दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, कालिंजर, यहाँ की सेनाएं इकट्ठा की और फिर अटैक कर दिया, है ना, देन फिर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार तो सुबुक्तगीन जीत गया, जीता, और जीतने के साथ साथ अब उसने बहुत बड़े राज्यों पे कब्जा कर लिया। जैसे उसमें एग्जाम्पल थे लमगान, पेशावर, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, पेशावर था, काबुल था, जलालाबाद था, लमगान था, इस तरह के कई राज्यों पे उसने कहा जाए अपना अधिकार कर लिया। याद करिएगा अभी जयपाल मरा नहीं है, जयपाल अभी मरा नहीं, भाग गया है, ठीक, जयपाल के मरने की कहानी अभी आएगी भविष्य में। तो इतना आपको समझ में आया। अलाउद्दीन ने गजनवी वंश की स्टार्ट किया, सुबुक्तगीन आता है, मेन कैरेक्टर सुबुक्तगीन है, उसी ने विस्तारवादी नीति भारत में एंट्री का प्लेस कर दिया। अब देखिए इस तरह जयपाल की दो लड़ाई होती, पहले में ट्रीटी हो जाती है और दूसरे में जयपाल पूरी तरह हार जाता है, राइट। अब देखते एक जो मेन आया है, जो गजनवी वंश का मेन कैरेक्टर है महमूद गजनवी, वो इस युद्ध में एक शहजादे के फॉर्म में युद्ध में पार्टिसिपेट करता है महमूद गजनवी। मतलब हीरो की एंट्री हो चुकी है, मेन कैरेक्टर जो है इस कहानी का उसकी एंट्री हो चुकी है, और इसी युद्ध में अब वो कहा जाए एंट्री लेता है, ठीक। इसके बाद 1997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। किसी बुक में 1999 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1997 सही बैठेगा। 1997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ये मान के चलिए कि अब महमूद गजनवी की एंट्री हो चुकी है, बैकग्राउंड में एंट्री हो चुकी है, फाइनल अभी सामने नहीं आया शासक बन के, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब उसको हम शासक बन के सामने लाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं शासन में सत्ता मिलेगी, उसको भी एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं क्या था उसके बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सुबुक्तगीन का पढ़ने के बाद अब हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड बाकी है। ऐसे ही मैंने कहा था ऐसी सत्ता नहीं मिल जाती, महमूद गजनवी को भी ऐसी सत्ता मतलब आराम से हाथों में नहीं मिल गई थी। इसने भी एक युद्ध लड़ा था, अपने भाई से ही युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो देखिए 1997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं, सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक इस्माइल था और एक था महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन अपने छोटे बेटे, ये छोटा था, ठीक, अपने छोटे बेटे से ज़्यादा स्नेह रखता था। सुबुक्तगीन इससे ज़्यादा प्रेम करता था या ज़्यादा स्नेह रखता था, तो इसी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन ये बात महमूद गजनवी को बिल्कुल सही नहीं लगी और इन दोनों में होता है युद्ध, और इसमें महमूद गजनवी जीत जाता है। और कौन सी बात है, जीत गया तो हम राजा बन गए, ठीक। अब महमूद गजनवी राजा बन के बैठ गया, तो ठीक है। चलिए अब आ गया मेन कैरेक्टर महमूद गजनवी, किस तरह राजा बना ये बात जान गए। महमूद गजनवी मेन कैरेक्टर आ गया, इसी के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर लगभग 2 से 3 वीडियो में ख़त्म होगा, पूरा चलेंगे,
ठीक, अब हीरो की एंट्री हो चुकी है, अब हीरो की एंट्री हो चुकी है, मेन कैरेक्टर एंट्री हो चुकी है। अब इसके बारे में देखेंगे। 1 नवंबर 1971 में इसका जन्म हुआ था। पिता का तो नाम मालूम है, सुबोधकीन, लेकिन माता तो जो थी, जिसकी माता थी वो जबूलिस्तान से बिलोंग करती थी। ठीक है, जबूलिस्तान से बिलोंग करती थी, इसीलिए महमूद गजनवी को जबूलिस्तान का महमूद, ये जबुली का महमूद, इसे जबुली का महमूद भी कहते हैं। महमूद गजनवी को जबुली का महमूद भी कहा जाता है, का महमूद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी माता जबुलिस्तान से बिलोंग करती थी, इसे जबुली का महमूद भी कहा गया। सत्ता में बैठा, 27 वर्ष की आयु में सत्ता में बैठा, 1998 के आसपास, कॉमन सी बात है, वो तो सबको जानता, सत्ता में बैठा। अब जब सत्ता में बैठा तो देखिए सब इसको पता है प्रथम सुल्तान कहा गया। मैंने कहा था अब आ जा, इसने प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की, या प्रथम सुल्तान का इतिहासकारों ने से कहा प्रथम सुल्तान, आजम का प्रथम सुल्तान, आजम का प्रथम सुल्तान, इस तरह की उपाधियाँ धारण की। अब देखिए बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, इसके बारे में सबको जानना जरूरी नहीं, इसने बैठ के क्या किया के बारे में मैं सिर्फ समराइज होकर ले चलूँगा जो मेन फैक्ट्स है। अब देखिए आते ही उसने विस्तारवादी नीति को अपनाया और कई राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, कई राज्यों को जीतना शुरू कर, बहुत अच्छे काम करने लगा। खलीफा बड़े खुश हो गए, खलीफा, और इसी खुशी में उन्होंने बगदाद के खलीफा ने इनको क्या उपाधि दी थी, बगदाद खलीफा ने 2 उपाधियाँ दी थी, यामीन दौला। देखिए कुछ पॉइंट्स में लिखता नहीं हूँ तो आप उसको नोट करते जाइएगा। बगदाद के खलीफा ने इसको 2 उपाधि दी थी, यामीन उद दौला और आमीन उत मिल्लत। ठीक, ये 2 उपाधियाँ महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा ने दी थी, इसका मतलब होता है धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षक। अब इनके भी थोड़ा सा कहा जाए भाव बढ़ गए, महमूद गजनवी के थोड़े से भाव बढ़ गए। जब बगदाद के खलीफा सबके सर्वा आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान के खैर आदि कभी थे नहीं, अचानक इतना सम्मान मिल गया तो फूल गुब्बारा हो गए। ताव में बोल दिया या अमरेंद्र बाहुबली बन गए कि उसमें बोल दिया मैं हर साल भारत पर आक्रमण करूँगा। ठीक, यही आक्रमण 17 इतिहासकारों इस बात से सहमत है कि 17 आक्रमण किए हैं इसने, वो सब बात की बात है। तो इसी समय जब इसको उपाधि दी गई थी तो इसने शपथ ली थी या प्रतिज्ञा की थी कि मैं हर साल भारत पर अटैक करूंगा। ठीक है, इसी टाइम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने इसी समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं भारत पर हर साल अटैक करूंगा, प्रत्येक वर्ष इंडिया पर अटैक करूंगा, भारत हिंदुस्तान पर अटैक करूँगा, प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। ठीक है, इंडिया पर। अब क्यों करोगे भाई, कोई ज़बरदस्ती है, कोई हमारी दुश्मनी है, क्यों करोगे, खुशी करोगे, ज़्यादा पैसा है, इससे कोई क्वेश्चन अगर कहा जाए हास्यास्पद व्यंग के रूप में देखा जाए, कैसे ज़्यादा अपने आप को बहादुर समझते हो, खुशी करोगे। यही उद्देश्य का क्वेश्चन पूछा था कि महमूद गजनवी ने भारत पर इतनी बार आक्रमण क्यों किया। इसका आंसर अभी आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। आप पूरा चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला पॉइंट आप ये लेके चलिए, मध्य एशिया में अरबों और तुर्कों के बीच संघर्ष की स्थिति चल रही थी। ठीक, उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए आप। जैसे जो स्थिति भारत में थी वही मध्य एशिया में भी थी। छोटे छोटे राज्यों में सब कोई बटा हुआ था, तो सब कोई चाहता था कि छोटे छोटे राज्यों को हम कंसोलिडेट कर लें, एक्लिमेटाइज करके एक सम्राट बनने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी था कि आप इस्लामिक समर्थक हों। ठीक, तुर्की नए आए थे, लोगों पे इतना इनकी लोकप्रियता थी नहीं, तो इसको समर्थन नहीं मिल रहा था। और ज़रूरी है कि आप उनको राज्यों को जीतें और इस्लाम का प्रचार करें, जिससे आपको देखिए दोहरी नीति, पहले आप जीत लेंगे और इस्लाम का प्रचार करेंगे तो जनता को भी समर्थन मिल जाएगा और राजा बन के बैठ जाएंगे। ध्यान से लगिएगा, 2 उद्देश्य सामने आ रहे हैं। मध्य एशिया के राज्यों को जीत लीजिए, ठीक, और उसमें इस्लाम प्रचार करिए।
ठीक, तो इससे क्या हो, आप एक अच्छे सुल्तान बन के बैठ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है मध्य एशिया के राज्यों को जीते, या मध्य एशिया को जीतना, पहला उद्देश्य राज्यों को जीतना। दूसरा उद्देश्य आता है धर्म प्रचार, या प्रचार, कुछ भी करेंगे। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे, इतना मैंने अभी बताया, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, उसका उद्देश्य, भारत में उसका मेन काम था धन को लूटना, या कुछ लोग कहेंगे भारत में उसका मेन उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस बात वो बीच का हिस्सा। अब इसको समरी रूप पर करते हैं। तो भारत में देखिए, उसने अटैक किया 17 बार, हर बार लूटा, जो पा गया सबको लूट लिया उसने। ठीक है, सभी राजाओं को नरसंहार करवाया, सभी जो राजा उसके सामने आया उसको मार दिया गया, भारत को कस के लूटा, उन्हें धर्म प्रचार कराया, है ना। अब देखिए क्या हुआ इस बारे में। जब महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया, उसको आप एनालाइज करेंगे तो ये तथ्य सामने आया कि मेन उद्देश्य उसका प्रचार क्या है, इस्लाम का प्रचार करना नहीं था मेन उद्देश्य। इसके सपोर्ट में कई इतिहासकार भी लिखते हैं, जिसमें प्रोफेसर हबीब ने कहा था कि उसके युद्ध को आप धर्मयुद्ध ना कहकर उसको आप धन प्राप्ति का युद्ध कहिए, दैट विल बी बेटर, राइट। तो धन प्राप्ति का युद्ध, क्योंकि उसने सब मेन चीज़ें लूटी, और आगे अभी समझ में आएगा। इसी बात को प्रोफेसर जाफर ने भी सपोर्ट किया, उसने कहा कि मेन उद्देश्य था लूटना या धन प्राप्ति करना, इसीलिए उसने हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा। हिंदू मंदिर को तोड़ा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। हिंदू मंदिरों को इसी उद्देश्य से तोड़ा। ठीक, और फिर एक नए प्रोफेसर आते हैं, जो हैं प्रोफेसर नजीम। देखिए, पूरा इतिहास एनालाइज किए, सब इतिहासकार हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। कह रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी, इन्होंने भी इसी पॉइंट को, धन प्राप्ति वाले जो लूटना वाला थ्योरम था, इसी को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि महमूद गजनवी का अगर इस्लाम का प्रचार करने के लिए उसने हिंदू राजाओं को हराया, हिंदू राजाओं को मारा, तो क्या ईरान में भी उसने मुस्लिम शासकों को क्यों मारा फिर? ठीक, यदि इस्लाम के प्रचार के लिए उसको हिंदू को मारना सही था, तो उसने ईरान को मुस्लिमों को मारना गलत होता। तो उसने ईरान में मुस्लिम शासकों को भी मारा और हिंदुस्तान में हिंदू शासकों को भी मारा। तो इस हिसाब से इसका धर्म प्रचार उद्देश्य नहीं था, पहला पॉइंट। ठीक, ये समझ में आया ईरान। और दूसरा पॉइंट, ये आगे और लिखते हैं, यदि गंगा नदी में रक्त बहा है तो ईरान की अक्साइन नदी में भी रक्त बहा है। तो इस आधार पे ये आधार कहना गलत है पूरी तरह कि उसने धर्म प्रचार के मेन उद्देश्य से भारत पर अटैक किया। नहीं, ये पूरी तरह सेंटेंस गलत है। धर्म प्रचार के उद्देश्य उसने नहीं प्रचार किया, उसने अटैक नहीं किया था। धर्म प्रचार मेन उद्देश्य नहीं था उसका, भारत में तो खैर नहीं था। ठीक, इस बात को आप अब गांठ बांध लीजिए कि महमूद गजनवी का भारत पर अटैक करने का धर्म प्रचार करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। अब उद्देश्य क्या था, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके रेफरेंस में महमूद गजनवी के कहा जाए दरबारी हैं उत्वी, ठीक, दरबारी थे उत्वी। उन्होंने क्या लिखा है कि महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य जिहाद था, और अर्थात मतलब उद्देश्य, उनका मेन उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार। कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनका आदमी है, उनका बड़ाई तो करेगा ही, उनका आदमी है तो उनकी बड़ाई तो करेगा। लेकिन जितने भी इतिहासकार हैं इस बात को डिनाई करते हैं। अब देखिए, भारत में लूट के पैसा कहाँ ले जाओगे भाई? कहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि पूरे भारत देश को लूटने पड़े? 17 बार लूट रहा हो, कोई स्विस बैंक में अकाउंट खुला बैठे हो तो बताओ भाई, इकट्ठा पैसा जमा कर दिया जाए। लेकिन उद्देश्य क्या था? धन को लूट के करोगे क्या? देखिए, मध्य एशिया के कई राज्यों को जीतना है, मेन टारगेट यही था।
मध्य एशिया, ये तो सब्स्टिट्यूट था धर्म पर, अगर इसको साथ लेके चलेंगे तो यहाँ पे विद्रोह फिर से होगा। तो ये तो दिखा रहे थे कि मैं धर्म प्रचार कर रहा हूँ, असल में इस्लाम का प्रचार करना उनका सेकंड ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन था मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना, और कई राज्य थे और इन कई राज्यों को जीतने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, सेना, सैनिक, स्टेशनरी, सबके हथियार, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हम जीत लेंगे। और छोटा सा राज्य कहाँ तक सबसे लड़ोगे, ठीक। सेना के लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे, और खर्चे करने के लिए धन आवश्यकता है। धन कहाँ से आएगा? भारत से, लूटेंगे सबको, ठीक है। तो मेन उद्देश्य था धन को लूटने का, सेना बढ़ाना। और सेना क्यों बढ़ा रहे थे? मध्य एशिया में अपने राज्यों को जीतने के लिए, अपने राज्यों को, अपना राज्य बढ़ाने के लिए, ठीक। तो मेन उद्देश्य, अब ये समरी के तौर पे अब ये समझ में आ गया कि मेन उद्देश्य था भारत को लूटना, ठीक। लूट क्यों रहे थे? क्योंकि उनको सेना के खर्चे करने थे। सेना क्या क्या करेंगे? सेना को उन्होंने मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना था, अरबों को हटाना था, अपनी ताकत को पूरी दिख रहा था, पूरी अपने प्रचार को बढ़ाना था। मेन उद्देश्य शासन बढ़ाना, दूसरा उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना, सेकंड ऑप्शन था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और पूरा मैंने एनालाइज किया है, इसको आप चाहे वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि अपना अलग अलग व्यूज भी रखा गया है। कई राइटर्स हैं, प्रोफेसर हबीब ने, प्रोफेसर नज़ीर ने, प्रोफेसर जाफर ने, उतबी तो कहेंगे उनका ही आदमी था, तो इसीलिए उनकी चमचागिरी करेंगे, ऐसा नहीं था, ठीक। तो अब आप समझ में आया, मोहम्मद गजनबी का मेन टारगेट था भारत में धन को लूट कर मध्य एशिया में अपने वर्चस्व स्थापित करना, ठीक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग इस समय अटैक के समय क्यों एक अलग बाहर का आदमी आता है, भारत में सबको लूट के चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है, कोई राजा कोई कुछ नहीं कर पाता। जबकि भारत में, मैंने बोल चुका हूँ कि भारत में अच्छे शक्तिशाली राजशासक भी थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी पॉलिटिकल व्यू, धार्मिक व्यू, सामाजिक व्यू और आर्थिक व्यू, सब पर चर्चा करेंगे। एक स्लाइड में 10 से 15 मिनट का पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं अभी तक तो हम लोग सब भारत की अच्छी बातें देख रहे थे, अब हम लोग धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्तर पे बुराइयों पर चर्चा करेंगे। कितनी बुराइयां आ गई थी हमारे समाज में, जिसके कारण हमारी यूनिटी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक, ओके। तो इस स्लाइड में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक बाहर का शासक आता है और हम लोग को हरा के चला जाता है, हम लोग को 17 बार हम लोग को लूट के चला जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है यूनिटी, सभी स्तर पर, जरूरी नहीं राजनीतिक स्तर पर सिर्फ राजाओं में यूनिटी हो, सामाजिक स्तर पर भी यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। यदि समाज का हम लोगों ने जातियों में, वर्णों में वर्गीकरण कर रखा है, तो कभी भी हम लोग यूनिटी नहीं रख पाएंगे। ये तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी कमी थी। सभी राइटर, पॉलिटिकल तो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, लेकिन सामाजिक यूनिटी का ना होना, ये सबसे बड़ी कमी सामने आती है, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक रूप से भी हम लोग यूनाइट नहीं हो पाए थे। अगर सब के सब एक ही संप्रदाय को सपोर्ट करते तो हम लोग यूनाइट होते, लेकिन सब कोई अपनी अलग गंगा बहा रहे थे, और जो एक धर्म चल भी रहा था उसमें भी कई, कहा जाए, कुरीतियाँ आ गई थी, कुछ माइनस पॉइंट, निगेटिविटी आने लगी थी, जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक व्यू को ज़्यादा गौर से देखेंगे, और जबकि पॉलिटिकल व्यू को तो हम लोग देख ही चुके हैं कि हर कोई अपने अपने अलग दुकान खोले बैठा था, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल व्यू, राजनीतिक व्यू पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे इसी साइड में सब कुछ खत्म हो जाए, आज का पोर्शन खत्म हो जाए, ठीक। राजनीतिक तो मैंने क्या बताया, भारत में ऐसी बात नहीं थी, शक्तिशाली राजा थे, योग्य शासक भी थे, लेकिन कमी कहाँ थी, यूनिटी नहीं थी। वो आपस में लड़ा करते थे, आपस में दो सकते हैं, मैत्र भाव नहीं था, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। तो इसी कारण कोई बाहर का आदमी आके हमको हरा चला गया। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर आप किसी और राइटर की बुक से पढ़ेंगे तो उसमें देखिए हर राज्य की स्थिति को क्रमवार बताया गया, कॉमन बात है, वो मैं भी बता सकता हूँ। लेकिन प्री के लेवल पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में उस तरह कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताना चाहूँगा। जैसे कश्मीर की स्थिति क्या थी, अब आप पढ़ेंगे बुक में, कश्मीर का नॉर्थ साउथ सब कहीं जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समरी के तौर पर आपको बताऊँगा। देखिए कश्मीर में क्या था, कश्मीर में एक ब्राह्मण शासक था,
यशस्क नाम था, शायद ऐसे कुछ यशस्क नाम था, ठीक है, यशस्क था। लेकिन इसके बाद जो बना पर्वगुप्त बना। ये 10वीं शताब्दी की बात चल रही है, ठीक है, पर्वगुप्त बना। इसके बाद इसका पुत्र क्षेमेंद्र बना, ठीक। क्षेमेंद्र के जब ये क्षेमेंद्र बना, देखिएगा, क्षेमेंद्र जब बनता है तो इसके कारण इसका शासन ना होकर इसकी रानी का शासन बहुत ज़्यादा होता है। दिद्दा नाम होता है उसका, दिद्दा इसकी रानी होती, इसका शासन होता है। और धीरे धीरे ये कहा जाए मेन रोल में यही हो जाती है, ठीक, मेन रोल में यही प्ले करती है। देखिए कश्मीर की बात चल रही है, ठीक, जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर एक महिला का शासन चल रहा है। लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी जब मोहम्मद गजनवी का आत्मा होता है, लगभग 1000 के आसपास, 1001 के आसपास, तो 1003 के आसपास तब 1003 तक इसका शासन रहता है, ठीक, इसका शासन रहता है। यही पॉइंट सबसे कमज़ोर पॉइंट बताया गया है कि एंट्री गेट पर एक महिला, एक स्त्री का शासक के रूप में प्ले कर रहा है। ये एक बहुत ही माइनस पॉइंट, एक निगेटिविटी पूर्ण पॉइंट बताया गया है। एक महिला का शासक रहा। अब हर कोई तो रजिया सुल्तान होगा नहीं, तो अब इसके बारे में इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही कहा जाए माइनस पॉइंट है, सोचनीय तथ्य है। एक कश्मीर में एक महिला का शासन होना एक सोचनीय बात बताई गई है। और ये भी बात बताई गई कि भारत में जब शक्तिशाली राजाओं की बात आती है तो देखिए कन्नौज में थे, कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था, ठीक है। प्रतिहार देखिए दोनों अच्छे शासक थे, राष्ट्रकूट, दोनों मजबूत और दोनों ताकतवर, दोनों शक्तिशाली शासक थे, लेकिन आपस में इनको बैर था, दोनों को कंबाइंड यूनिटी हो ही नहीं पा रही थी। अब साउथ की जब बात करें हम लोग, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में देखते हैं जैसे चालुक्य शासक थे, चोल शासक थे, है ना, ये अच्छे शक्तिशाली राज्यों में माने गए। लेकिन फिर वही बात, आपस में यूनिटी ही नहीं थी। यूनिटी नहीं होने का कारण हार गए, लड़ लो आपस में, बाहर का आदमी आके यहाँ लूटो चला गया, हम लोग आपस में लड़ ही रहे हैं, ठीक। अगर सामरिक तौर पे आप देखें तो ये देखा गया कि सभी को अपनी नई दुकान खोले थे, सबको पूरे भारत में शासन करना था, सबको एक छत्र शासन करना था, किसी को अपने राज्य में बंटवारा नहीं चाहिए था। इसी कारण ये आपस में लड़ते रहे, आपस में दोष की भावना रही और बाहर का आदमी खा के चला गया, ठीक। राजनीतिक प्रयोग में इतना पॉइंट पर्याप्त है। अब देखिए सामाजिक प्रयोग, इसी को बात समझने वाली है। मैंने कहा सामाजिक और धार्मिक रूप से आपको यूनाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। राजा देखिए एक वो भी हम लोगों, बीरबल ने एक थ्योरम, चाणक्य ने अपनी एक बताया है अपनी नीति में कि यदि किसी को अगर उसकी सही ताकत देखनी है ना तो उसके धर्म पे अटैक करो, वो आपको पूरी अपनी ताकत से आपका विरोध करेगा, है ना। धर्म के पर अटैक करो, उसकी सामाजिक स्थितियाँ यदि कमज़ोर होंगी, वो अब बटा होगा हर आधार पर, तो कभी भी पूरी ताकत से वो समाज लड़ नहीं पाएगा, वो देश कभी भी लड़ नहीं पाएगा पूरी ताकत से। तो यही समाज और अधर्म में हम लोग बटे हुए थे। देखिए समाज जैसे कई वर्गों में बटा, कई जातियों में बटा। देखिए जाति प्रथा का भरपूर बोलबाला देखने को मिला, जाति प्रथा का बहुत भेदभाव देखने को मिला, इसमें बहुत भेदभाव समाज में देखने को मिला। समाज में हर वर्ग एक बार बट गया है, जिसमें अलबरूनी ने लिखा है। अलबरूनी ने अपनी बुक तारीख ए हिंद, देखिए बुक का नाम याद रखिएगा, कई बुक्स अभी आने वाली हैं, तारीख आ हिंद, और वहाँ मैंने राइटर को निजाफ लिख दिया था, उसको याद रखिए, वो निजाम है, प्रोफेसर निज़ाम है, ठीक है, निजाफ मैंने लिख दिया था। तो अलबरूनी ने तारीख ए हिंद, राइटर का नाम और बुक का नाम तारीख हिंद अलबरूनी लिखी है। तो इसमें उन्होंने कहा कि समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अभी तक कॉमन सी बात हम लोग पढ़ते आए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये हम लोग पढ़ते आए। लेकिन इन्होंने और क्या बताया कि इसके नीचे भी एक कहा जाए, एक हो जाए जिसे अंत्यज कहा गया, अंत्यज कहा गया। अभी भी हम लोग वनवा शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अलबरूनी लिखा कि इसके नीचे भी 4 वर्णों के नीचे भी एक अंत्यज वर्ग होता था। ये लगभग 8 संघों या वर्गों का समूह होता था, ठीक। और ये कहा कि समाज में सबसे बड़ा विशाल समुदाय ये है, सबसे बड़ा ब्राह्मण शूद्र वैश्य के सबसे बड़ा ये कहा जाए संगठन, ये समुदाय। अब बताइए सबसे बड़े समुदाय को तो आपने अलग रखा है, वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा,
ठीक है। सबसे बड़े हिस्से को तो आपने अलग अलग दिया है, भैया हमारे क्षेत्र में आना नहीं, हमारे गांव में आना नहीं। और इनको ऐसे हीन दृष्टि से भेदभाव किया जाता था इनके साथ कि इनको अपने गाँवों में एंट्री नहीं मिलती थी, अपने राज्य में एंट्री नहीं मिलती थी। ये राज्य के बाहर या गाँव के बाहर रहते थे। यदि इनको गाँव में एंट्री लेनी है तो इनको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये लिखने वाले पॉइंट हैं, ठीक है। इनको अपने राज्य में एंट्री नहीं मिलती थी, राज्य के बाहर रहते थे, और जब इनको एंट्री लेनी होती तो बाकायदा परमिशन, मतलब वीज़ा लेके आते थे, ऐसे नहीं आएंगे, परमिशन, राज्य की परमिशन लेके आएंगे, और ऐसे इनको नहीं कहा। अब इसके बाद इन्होंने कहा समाज एक और वर्ग में बटा हुआ था। इसके बाद भी देखिएगा, इसके बाद भी जब देखा गया एक वर्ग था जिसमें इससे भी नीचे लोगों के, बताइए, अंत्यज भी, अभी तक शूद्र हम लोग समझते थे, शूद्र के बाद अंत्यज ही बांटा, और अंत्यज के बाद कहा जाए अंत्यज, देखिए जैसे जातिवादक वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए उद्देश्य मैं शैक्षिक शिक्षा के हिसाब से बोलना चाहूँगा। जैसे धोबी हैं, नाविक हैं, मछुआरे हैं, जादूगर हैं, इस तरह के जो लोग थे वो अंत्यज श्रेणी में रखे गए, ठीक है। ठीक है, शैक्षिक स्तर पर अब बोलना ज़रूरी हो गया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो धोबी थे, मछुआरे, नाविक, जादूगर, इस तरह के जो जाति के लोग थे वो अंत्यज में रखे जाते थे। और देखिए जो इनके नीचे जाति में, तो उसमें तो उनको तो बिल्कुल अछूत समझा जाता था, ये आएंगे ही नहीं, इनको मतलब इनका चेहरा देखना भी गुनाह है, इतना हम लोगों ने भेदभाव भर दिया था समाज में। तो इन्हीं सबको प्रथाओं के कारण, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे डोम, हौद, ठीक। अब इनके बारे में तो मैं भी जानते हैं कौन कौन सी कास्ट होती हैं। और चांडाल, इसको तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चांडाल, बड़हातू, इस तरह की जो जातियां थीं, इनको सबसे नीचे निम्नतम स्तर माना गया था। तो एक बहुत ही गलत बात समाज में हो रही थी, जो समाज में हम लोगों ने अपने ही आप को बांट दिया था, अपने ही आप को बांट दिया। तो समाज में कभी भी यूनिटी नहीं देखने को मिली। यही कारण है कि हम लोग हार गए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया समाज में कितनी कुप्रथा है, जाति प्रथा फैली हुई थी। अल-बरूनी ने बताया तारीख हिंदी में वर्ण में 4 प्रकार के वर्णों में बांटा गया था। 4 प्रकार वर्णों के नीचे अंत्यज थे जो 8 वर्गों का समूह था। एक बताया गया कि ये सबसे बड़ा समूह था अंत्यज का। उसके बाद जो है वो एक अछूत, ये क्या कहते हैं कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबल, जिसका हम लोग चेहरा भी देखना उचित नहीं समझेंगे, ऐसे लोगों को इस समाज में ये कुप्रथाएं बांटी गई। और देखते हैं तो समाज में इतनी, अब इसके बाद जब स्त्रियों की दशा पर चर्चा करें तो स्त्रियों की दशा भी अत्यंत शोचनीय बताई गई, अत्यंत खराब बताई गई। तो सबसे बड़ी बात है, जो समाज में उच्च वर्ण के लोग थे वही इसको फॉलो कर रहे थे। जो जब मेरी वर्ग जो है, जो सबका पथ प्रदर्शक का रोल प्ले करेगा, वही जब गंदगी जो अब कुप्रथाओं में फंसा हुआ है, तो हम लोग को क्या सही रास्ता दिखाएगा। तो वही लोग, जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, ये सब उच्च वर्णों में विद्यात बुराइयाँ थी स्त्रियों की। बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी थी। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगी थी, ठीक। नहीं तो अब देखिए स्त्रियों की इतनी खराब स्थिति थी। बहुविवाह का मतलब ये नहीं कि महिला बहुत सारे विवाह कर सकती है। बहुविवाह का मतलब है कि पुरुष बहुत सारे विवाह कर सकता है, स्त्रियां नहीं कर सकती। सब बाल विवाह, कम आयु में उनकी विवाह हो जाता है, जिससे उनकी शैक्षिक शिक्षा नहीं पूरी होती थी। दूसरा सती प्रथा, स्त्री के साथ पुरुष की मृत्यु होने पर स्त्री भी उसके साथ सती हो जाएगी। विधवा पुनर्विवाह पर योग लगी थी। मतलब स्त्रियों की दशा तो हर तरह से खराब ही मानी गई, है ना। समाज का दूसरा पहिया होता है, एक गाड़ी की, जब बताया जाता है कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो एक पुरुष एक महिला है, एक पहिया है हम लोगों ने तोड़ के रखा है, तो गाड़ी कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो देखिए दूसरा पॉइंट ये समझ में आया, मैंने कहा सती सामाजिक स्तर पर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अब देखिए विधवा पुनर्विवाह में अल-बरूनी ने कहा है, अल-बरूनी ने ऐसा बताया है कि विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था, विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था, अल-बरूनी ने ऐसा बताया, ठीक। सामाजिक स्तर पर इतना पॉइंट मुझे लगता है पर्याप्त है। अब देखिए सामाजिक हो गए, धार्मिक स्तर पर देख लेते थोड़ा सा। मैं शॉर्ट करना कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। देखिए समाज में तो हम लोगों ने कहा जाए अपनी कुप्रथाओं को अपने चरम स्तर पर पहुंचा दिया था। अब धार्मिक स्तर पर भी इस काल में बहुत चरम स्तर पर हम लोग की कुप्रथाएं पहुंच चुकी थी, ठीक। धार्मिक
यहाँ पर अब धर्म धार्मिक भावनाओं को न होकर के सिर्फ कर्मकांडों तक सीमित रह गया था। सॉरी, यहाँ पर जो धार्मिक स्थिति थी वो धर्म की भावना न होकर धर्म की भावनाओं को डिनाई करते हुए अब सिर्फ कर्मकांडों तक सीमित हो गया था, कर्मकांडों तक ही सीमित हो गया, जैसे कर्मकांड करने। अब देखिए इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती, लोगों में एक कहा जाए नीरसता, एक कहा जाए हतोत्साहित पैदा होता है। तो वही मैंने कहा, जब धर्म पर अटैक होगा तो उनका कहा जाए डिवाइडेशन हो जाएगा, वर्ग नए नए आने लगेंगे। नहीं, अब देखिए अब कहेंगे कर्मकांड, वैदिक धर्म में तो कर्मकांड आ ही गए। उसके बाद देखिए ये कहा, कई राइटर्स ऐसे लिखते हैं जो मठ और मंदिर थे वो कहा जाए जो धार्मिक स्थल, मठ और मंदिर ना कहेगा कि हम कहेंगे धार्मिक स्थल थे, वो सिर्फ कहा जाए विलासता और निष्क्रियता के प्रमाण थे। विलासता और निष्क्रियता मतलब अब हम पैसे वाले हैं तो हमने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, हमें उसमें धर्म के प्रति कोई मतलब जागरूकता नहीं फैलानी है। ठीक है, धार्मिकता और निष्क्रियता ये कि निष्क्रियता और विलासता का ही प्रमाण रह गए थे मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थल थे, और इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसी कारण समाज में अलग अलग धर्म के संप्रदायों का जन्म होने लगा। संप्रदाय अभी तक तो पॉजिटिव वे में चल रहे थे, लेकिन अब नेगेटिव वे में चलने लगे संप्रदाय। जैसे एक संप्रदाय आया वाममार्गी संप्रदाय, वाममार्गी संप्रदाय। ठीक, अब ये एक संप्रदाय ऐसा था जो बंगाल और कश्मीर के आसपास ज़्यादा डेवलप हुआ, बंगाल व कश्मीर में ज़्यादा डेवलप हुआ। अब इनकी पॉलिसी आप देख लीजिए, मेन जो 3 पॉइंट थे, इनकी जो मेन थीम थी वो थी मांसाहार, व्याभिचार, ठीक है, मांसाहार, व्यभिचार और मद्यपान। ठीक, मद्यपान। इस तरह की इनकी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी ये थी, मेन एक्टिविटी ये थी। अब देख लीजिए अब इसी तरह कई और संप्रदाय जन्म ले रहे थे, कई, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थे। जैसे कहा जाए कौल संप्रदाय, कौल या कील, अब मुझे नाम याद नहीं है, कौल संप्रदाय था। और इसी तरह नीलमुख या नीलपट संप्रदाय भी इसी तरह था, जिसमें मेन थ्योरम ये था विलासताएं, व्याभिचार, मांसाहार और मद्यपान। इसी तरह की विलासताओं को जन्म होने लगा, जिससे धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा हो रही थी। ठीक है, धर्म के प्रति लोगों की जो जागरूकता थी वो कहीं ना कहीं कुंठित हो रही थी। ठीक, अब इसी बात को अब ये सामाजिक स्तर पर देखा, कई लोगों राइटर्स ने इसको लिखित में दिया। जैसे राजशेखर ने, देखिए दूसरा राइटर आ रहे हैं, राजशेखर ने कपूर मंजरी, राजशेखर ने लिखा है कपूर मंजरी, कपूर मंजरी में ऐसा लिखा है, ऐसा बताया है कि एक शैव मार्गी संप्रदाय की तरफ से, जिसने भैरवानंद के सिद्धांत उल्लेख हैं, सिद्धांतों का उल्लेख बताया है, भैरवानंद के सिद्धांतों का उल्लेख बताया। और इसमें उल्लेख में क्या बताया है, इन्होंने बताया है, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोलता हूँ, इसमें उन्होंने बताया है कि स्त्रियों को एक भोग विलास की वस्तु से तुलना की गई है। ठीक है, व्याभिचार सामाजिक स्तर से ओपनली किया जाने लगा, मद्यपान, विलासताएं सभी मतलब नैतिकता को अब नैतिकता की अवधारणा भी सीमित नहीं रह गई है, अब नैतिकता अनैतिकता के रूप में आ रही। धर्म का इतना कहा जाए उन्मीलन हो चुका है कि अब धर्म एक धार्मिकता की भावना से हट चुका है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है, शैव मार्गी में भैरवानंद का सिद्धांतों में उल्लेख किया है कि स्त्रियों को भोग विलास की एक वस्तु के रूप में दर्शाया गया है, एक स्त्रियों के बारे में आपत्तिजनक बातें बताई गई, और साथ ही साथ मद्यपान, मांसाहार, सुरापान, ये सब बातें इसमें कहते हैं इम्पोर्टेंट, मतलब अनिवार्य रूप से बताई गई। ठीक है, अब इसी के बाद ये देखिए संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय हो गया। तो अब आप सोचोगे वैदिक धर्म क्या साफ़ सुथरा बजा था? वैदिक धर्म में साफ़ सुथरा नहीं बजा था। अब देखिए वैष्णव संप्रदाय भी,
वैष्णव संप्रदाय भी शिथिल होने लगा था, अब शिथिलता आने लगी थी। और इसकी शिथिलता की चर्चा, इसमें शिथिलता आने लगी थी, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं अब यही सब एक्टिविटीज़ व्याप्त होने लगी थी। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब जानकारी मैं सिर्फ शैक्षिक स्तर से बता रहा हूँ, शिक्षा के स्तर से, इससे धार्मिक किसी भी धार्मिक व्यू का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय में भी अब शिथिलता आने लगी थी, जिसमें भी इन्हीं सब एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब इसका उद्देश्य, इसका जो व्यू दिया है वो जयदेव ने, देखिए तीसरा राइटर आए हैं, जयदेव ने गीत गोविंद में इसके बारे में बताया है, ठीक। गीत गोविंद क्या बताया है? अभी तक जो राधा कृष्ण का प्रेम था वो एक अलौकिक अनुपम प्रेम के रूप में, नीतिपरक रूप में प्रेम को दर्शाया गया। जो राधा कृष्ण का प्रेम था वो नीतिपरक रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। लेकिन अब इसको कहा जाए कि व्याभिचार, या कहा जाए इसी तरह की एक्टिविटीज़ के रूप में दर्शाया जाने लगा। अब इसमें इस बात को ये जयदेव ने गीत गोविंद में स्पष्टता परिचित किया है, या फिर गीत गोविंद अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो आप एग्जाम्पल के रूप में खजुराहो या पुरी की मूर्ति कला देख सकते हैं। खजुराहो या पुरी की मूर्ति कला देख सकते हैं, जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रत्यक्ष रूप से कला के रूप में दर्शाया गया। मतलब अब कहा जाए धार्मिकता का भी अंत हो रहा था। धर्म के प्रति जो लोगों के नैतिक विचार थे उससे भी हट के हम लोग अनैतिकता की राह पर चलने लगे थे, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया, ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, ठीक। अब आर्थिक रूप में चलते हैं। आर्थिक, बस एक यही पॉइंट था जो पॉजिटिव वे में चल रहा था, तो एक ही पॉइंट पॉजिटिव में था, इसीलिए तो अगस्त भी भारत में आया था। बहुत बचा, मतलब अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डेवलप हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि कृषि उपजाऊ थी। कृषि माने कृषि या भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसलिए कृषि अच्छा हो रही थी, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब विदेशी व्यापार अच्छा चल रहा था, ठीक है। एक बात और, अभी तक धन इतना भारत में हो रहा था, अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कि अब धन राजाओं के पास तक सीमित नहीं था, ये मंदिरों में भी सीमित आने लगा था। मंदिरों में भी संचय किया जाने लगा था, धन का संचय किया गया था। यही मेन कारण था महमूद गजनवी का भारत पर अटैक करना, अर्थव्यवस्था, क्योंकि धन बहुत है, इकोनॉमी अच्छी है। और मंदिरों पे अटैक क्यों किया? क्योंकि मंदिरों में धन संचय था। मंदिरों में इसीलिए अटैक किया क्योंकि मंदिरों में धन संचय करके रखे थे। अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था क्योंकि वहाँ पे इस्लाम का प्रचार कराना था, लेकिन जब इतिहास का ऐसा बताते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पर चर्चा करेंगे, इनके आक्रमणों पर चर्चा करेंगे, तो ये जानेंगे कि मेन अटैक इस्लाम का प्रचार करना ना हो करके मंदिर को लूटना था, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिक स्तर पर हम लोगों ने देखा समाज 4 वर्गों में विभक्त था, उसके नीचे अंत्य जाते हैं, उसके पीछे ऐसी जाति आती है जिसका हम लोग चेहरा भी देखना गलत बताया गया है समाज पर। जो कुरीतियाँ, ये सब कुरीतियाँ समाज के लिए अहितकारी साबित हुई। स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। धार्मिक स्तर पर हम लोगों ने देखा कि कई संप्रदाय जन्म ले रहे थे, उनका मेन उद्देश्य निष्क्रियता, विलासता, व्याभिचार और मांसाहार सेवन, ये सब इनका था। सब बुरी कुरीतियाँ व्याप्त हो रही थी। कई संप्रदाय आ रहे थे, जिसमें शैव मार्ग में भैरवानंद का उल्लेख किया। स्त्रियों के बारे में बहुत ही अनैतिक और आपत्तिजनक बातें इस संप्रदाय के भैरवानंद के सिद्धांत में बताई गई, ठीक। वैष्णव संप्रदाय में शिथिलता देखने को मिली, जैसे राधा कृष्ण का एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि राधा कृष्ण का प्रेम को बहुत ही अनैतिक रूप से दिखाया जाने लगा, ठीक। जयदेव का गीत गोविंद में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ जो आप देखेंगे, खजुराहो या पुरी की मूर्तियाँ देखेंगे, तो आप नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, देखेंगे, आप खुद समझ में आने लगेगा आपको। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इकोनॉमी काफ़ी डेवलप हुई। कृषि बहुत एक ही प्लस कारण था, उसी कारण हम लोगों ने दुश्मनों को न्योता दे दिया, या प्रतिद्वंदियों को या महमूद गजनी को न्योता दे दिया कि आओ वो लूट के चले जाओ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ कुछ अलग जानने को मिला होगा, मेरे पढ़ाने के मेथड में कुछ अलग जानने को मिला होगा। थोड़ा सा मैं मानता हूँ वीडियो वाले बड़े होते हैं, तो जो ध्यान से बच्चे देखेंगे उनको कुछ अलग जानने को मिलेगा और काफ़ी समझ पैदा होगी। मेन मोटिव ये नहीं होता कि आपको पेपर में आपके क्वेश्चन कितने पढ़ रहे हैं, मेन मोटिव ये होता है कि आप किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, रट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या समझ कर। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। उसके पहले यदि कोई आपको वीडियो में कोई कमी समझ में आ रही हो तो मुझको ज़रूर बताएं। कोई अच्छी बातें हो तो उनको भी अवश्य बताएं, इंकरेजमेंट मिलता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग महमूद गजनवी के आगे जो आक्रमण हैं उस पर चर्चाएँ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए